हाँ देखो, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। अब तुम बोल रहे इवोल्यूशन हुआ तो उसके लिए सबूत बताओ बोलते हैं ना, तो कुछ बहुत सारे सबूत हैं। इसमें देखो कौन से एविडेंसेस दैट एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स हैज़ इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज़ कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। बहुत सारी जगहों से क्या आ रहे हैं, बहुत सारी जगह से क्या आते हैं, इसके सबूत मिलते हैं अपने को, एविडेंस इवोल्यूशन हुआ, इससे ये निकला, उससे हुआ, ऐसा ऐसा करके मिलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फॉसिल्स आर रिमेंड ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ, देखो फॉसिल्स किसको बोलते बोलते फॉसिल्स, बाकियात, फॉसिल बोले तो जो बच गए हिस्से हैं ना उसको फॉसिल बोलते हैं। तो फॉसिल देखो, फॉसिल्स आर रिमेंड ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। जो हार्ड, जो सख्त चीज़ें थी, जैसे पत्थर, जैसे हड्डी हो गई है ना, जैसे ऐसा कोई चीज़ थी, तो वो रिमेन रहेगी, वो जैसी के वैसी रहेगी। तो फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, फॉसिल यानी बाकियात, बाकियात बोले जो बाकी रहेगी चीज़ें है ना। तो क्या है फॉसिल्स, रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी जो कड़क चीज़ें थी बॉडी, वो चीज़ें जैसी की वैसी बाकी रहेगी, फाउंड इन द रॉक, और वो काहे में महफूज रहेगी, रॉक के अंदर। तो पत्थर में दब जाने की वजह से वो महफूज हो गई। ठीक है, रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स, फिर वो रॉक क्या हो गया, धंस गया ज़मीन में। एंड a cross section of earth crust indicates the arrangement of sediments one over the other during the long history of earth। और जो क्रॉस सेक्शन है बोलता, क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट का जो टुकड़ा अपन देखे, क्रॉस सेक्शन में काट काट के देखे, जैसे अर्थ को ले लिए एक बॉल की तरह, और जैसे अपन काटे ना टमाटर को ऐसे स्लाइस में काटेंगे, तो उस तरीके से काट काट के देखे, तो अपने को समझ में आता है कि कब कब धसी हुई, कौन से एरिया में, कौन पहला कौन बाद में, कौन पहले थे कौन बाद में, समझ में आता है। बात समझ पाएंगे, जैसे एक बॉल ले लिया मैंने, ठीक है, इसको मैं ऐसा कट करके देख रहा, देखो इसको कैसा कट कर रहे हैं अपन, ऐसा 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 कट कर रहे हैं। जैसे ये सबसे टॉप एरिया हो गया, तो उसके थोड़ा नीचे का, इसका मतलब अभी सबसे पहले ये होंगे, फिर इसके जस्ट थोड़े पहले ये होंगे, फिर उससे पहले ये होंगे, उससे पहले ये होंगे, सबसे पहले ये होंगे, ऐसा। तो ये सेडिमेंट जो है ना, ऐसा काट काट के देखेंगे अपन अर्थ को, तो वो सेडिमेंट अपने को बताएंगे कि कौन से एरिया के धसे हुए ये ऑर्गेनिज्म है करके। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इंडिकेट, हाँ कौन से टाइम के, बिल्कुल। तो यानी जो सबसे ऊपर है इसका मतलब अभी अभी के हैं, जो अंदर अंदर दिखते हैं उसका मतलब वो उतने पुराने हैं। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट, वो क्या दिखाता है, अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट, कि किस तरीके से धसे हुए जानवर अरेंज है करके ना, वन ओवर अदर, एक दूसरे पर, ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ये तो लाइन का लफ्जी तर्जुमा था, लेकिन बताना क्या चाहती है, उसका मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शन को देख देख कर तुम ये समझ सकते कि कौन पहले थे कौन बाद में थे। ठीक है, different aged rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment। यानी उस सेडिमेंट के वक्त में कौन सा ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते थे, उसमें तुमको मालूम पड़ जाता है। डिफरेंट सेडिमेंट से क्या मालूम पड़ता है, डिफरेंट एज रॉक, यानी देखो अलग अलग साल के जो रॉक है, अलग अलग टाइम के जो रॉक्स है, एज्ड रॉक बोले तो क्या होता है, यानी अलग अलग सदियों के, जो जैसे कोई 4000 साल पुराना रॉक हो, कोई 20,000 साल पुराना रॉक है ना, तो वो उस टाइम के जो रॉक है, रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉइल्स ऑफ उस टाइम के, यानी जब जो रॉक होंगे उस वक्त जो मर गए होंगे ऑर्गेनिज्म, जो दब गए होंगे, उस रॉक में वो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो इसका मतलब वो रॉक की एज मालूम कर लो, तुमको ये मालूम पड़ जाएगा कि उस ऑर्गेनिज्म की एज लगभग कब था करके, वो समझ रहे ना बात। तो ये सिंपल बात है कि अगर तुमको कोई ज़मीन में खुदाई करने में कोई चीज़ मिली है, तो तुम उसकी एज पता निकाल सकते और ये मालूम कर सकते कि वो किस एज के अंदर, किस ज़माने में वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था करके। बात समझ में आ गई, चलो। वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, different aged rocks sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment. Some of them appear similar to the modern organism। कुछ कुछ अभी के जैसे भी दिखते बोलते, वो रॉक में तो जो हमको मिले ना, कुछ कुछ मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के जैसे भी मिले। जैसे अब कोई बहुत पुराना शेर होगा, वो अपने जैसे शेर के जैसा दिखता होगा, मान के चलो ना, कोई बहुत पुराना परिंदा मरा होगा तो अभी के परिंदे के जैसा मिल सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है बिल्कुल। तो दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं उनको, यानी वो सारे जो दबे जो मिल रहे हैं अपने को, तो वो क्या बोल रहे हैं अपन उनको, एक्सटिंक्ट, कि भाई ये दुनिया में थे अब क्या हो गए, एक्सटिंक्ट कर गए। जैसे डायनासोर्स के ढांचे मिले, तो इसका मतलब क्या है, अपन ऐसा कतई मना नहीं कर सकते डायनासोर है ही नहीं करके, उसके ढांचे मिले तो होंगे ज़मीन पर, इसीलिए तो मिले ना उसके ढांचे, बिल्कुल। तो इसका मतलब वो ज़मीन पर थे, लेकिन अब क्या हो गए, अभी कहीं दिखता है डायनासोर नहीं है, एक्सटिंक्ट कर गए। अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed।
द स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्स, फॉसिल की स्टडी करना कि कौन पहले दबा हुआ है, कौन उसके बाद में दबा, उसके बाद में कौन दबा, ये सारी, ठीक है। इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में, अर्थ की अलग अलग लेयर्स के अंदर, इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, तो वो ये बताता है अपने को कि किस सदी के अंदर वो रहते थे, किस टाइम में, किस पीरियड में वो ऑर्गेनिज्म रहते थे, ये अपने को मालूम पड़ेगा उससे। बात समझ में आ रही? देखो ऐसा पूछने लायक ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पर नहीं। हाँ बस वो तो अपने को मालूम है ना, जो जितना पुराना होगा वो उतना जमीन में अंदर धंसा होगा। तुम जिस बिल्कुल, तो वो तो अपने को समझ रहा कि जो सबसे पुराना होगा वो सबसे अंदर धंस गया होगा करके। चलो, a study of fossil in different sedimentary layers indicate the geological period in the existed. The study showed, स्टडी क्या बताती है, that life forms varied over time. स्टडी ये बताती है कि वक्त के साथ साथ लाइफ का जो फॉर्म है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ना, वो चेंज हुई बोलती है। ऐसा नहीं है कि भाई जो हमेशा थे यहाँ पर हमेशा ही रहा करिए, ऐसा नहीं है। वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिज्म बदले, कभी कुछ आए कभी कुछ आए, ऐसा कुछ होते गया, ठीक है। The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological lifespans. और certain organisms, क्या बोला देखो, certain life forms are restricted to certain geological lifespan. और कुछ जानवर कुछ ही वक्त के लिए थे, जैसे डायनासोर। तो डायनासोर का बाकायदा एक पीरियड था, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक डायनासोर थे, उनसे पहले कुछ और होंगे, उनके बाद कुछ और होंगे, उनके बाद कुछ और होंगे, इस तरीके से। Hence, new forms of life have arisen at different time in the history of life. तो लाइफ की हिस्ट्री यानी अर्थ की हिस्ट्री बदलते वक्त में अलग अलग जानवर आते गए। बोले तो डायनासोर खत्म हुए तो अल्लाह ने कोई दूसरे पैदा कर दी, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर दूसरे कोई पैदा कर दी, इस तरीके से, ठीक है। ऑल दिस कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, इन सबको क्या बोलते हैं बोले, पैलेंट। सिंपल मतलब फॉसिल से जो एविडेंस मिल रहे हैं, अपने को सबूत मिल रहे हैं कि भाई ये पहले थे करके, तो इनको क्या बोलते हैं बोल, पैलेंट। तो इतना पूरे के बाद में अब पहली बात अपने काम का पॉइंट आया, वो कौन सा है, ये है वो। इतना पूरे पैराग्राफ में पहला जो पॉइंट काम का है वो क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के इवोल्यूशन के सबूतों में से सबसे पहला सबूत क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है ना। तो जैसे ये माना गया कि भाई ऐसे थे इसीलिए फिर इनसे चेंज हो के नए ऑर्गेनिज्म बने करके, देखो ऐसे थे फिर थोड़ा सा बदला फॉर्म, फिर और चेंज हुआ, फिर और चेंज हुआ, इस तरीके से मानता है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिए, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोल दिए। यू हैव रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ द fossils are calculated। अब तुमको मालूम होने को ना बोलते क्या, डू यू रिमेंबर, हाँ डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ द फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड। ये फॉसिल की एज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मालूम क्या, कार्बन डेटिंग करके, ठीक है ना। चलो, डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर। अभी अपने को मालूम होने की जरूरत नहीं किस तरीके से करते हैं, एक्चुअल में वो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। Comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among organisms of today and those that existed years ago। अगर अपन कंपेयर करके स्टडी करें, इसे देखो नहीं फिर आगे तो नहीं चलेगा, फिर काट तो नहीं दिया इंसाइड। इसमें तो दिया अच्छा बड़ा पैरा दिया, ये नहीं इंसेट है ना, तो उसमें ऐड हुआ है फिर। हाँ एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी है वो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, बहुत ख़राब काम था, बेकार काम था। शायद आगे हो सकता है फिर, हाँ नहीं इंसेट है आगे हो सकता है। अरे जब नहीं इंसेट में निकाल दिया तो निकाल दिया ना, फिर जाने। चलो फिर बोल दे क्या है वो, मैं पढ़ देता हूँ। पुरानी एंटिटी में है बोलते हैं ना, पढ़ लेंगे। 139 129। अब देखो ये हो गया ना अपना। अब यहाँ से पहले थोड़ा ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। अब देखो ये लाइन्स से ऐसा थोड़ा इतनी साफ बात नहीं कर है ना, किस तरीके से एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है। लेकिन बोलने क्या जा रहा है, जैसे देखो तुमने ये देखेगा पीछे डायग्राम दी हुई 10th की एनसीईआरटी में, 10th की जो किताब थी ना अपने, उसमें डायग्राम दी हुई थी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर, मालूम है वो बच्चा और मछली और वो सारी चीज़ें थी, याद आ रहा क्या? हाँ बोर्ड की।
देखो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या बोलता है, वो थ्योरी में क्या बोला उसने कि थ्योरी के बाद में डिस्प्रूव भी कर दिए, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसने क्या बताया था कि पहले शुरुआती, देखो शुरुआत ये एम्ब्रियो है, शुरुआत में जो एम्ब्रियो बनता है ना सारे मेम्बर्स का एक जैसी बनता। देखो अब ये अलग अलग है, ह्यूमन्स है, ये क्या है पिग है, ये क्या है अपना टॉर्टाइस है, और ये क्या है अपनी ऑक्टोपस है, कैसा, हाँ ऑक्टोपस जैसे कुछ तो भी दिख रहा है, ठीक है ना। अब सारे अलग अलग है जो भी होगा। देखो जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो तुम और अच्छे समझ में आता। देखो ये सारे दिख रहे एग्जैक्टली सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। उनके एम्ब्रियो ऐसा लग रहा है कि पूरे एक ही ऑर्गेनिज्म बनने वाले हैं, ह्यूमन का भी, पिग का भी, काऊ का, बफेलो का, और जो भी है। देखो ये मछली और कौन तो सब, उन सब का एम्ब्रियो एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो बस उसने यही बोल दिया था कि इनका एम्ब्रियो एक जैसा दिख रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि भाई एक ही एंसेस्टर से ये वजूद में आएंगे। एक्चुअल में ये बोला था कि जो कॉमन फीचर जो पढ़े थे ना अपन ने किसमें एनिमल किंगडम में, क्या पढ़े थे कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बोलता है कि स्टार्टिंग में पहले सारे जो कॉमन फीचर है वो पूरे डेवलप होते, उसके बाद में फिर सब क्या करते, मॉडिफाई करते अपने आप। ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस सब बात क्या बताना चाह रहा है, देखो सिंपल, सबसे पहले ये समझ लो, दिमाग में डायग्राम रखो कि वो ये बताना चाह रहा कि सबका बचपन में पहले एम्ब्रियो एक जैसा था, फिर बाद में स्पेशलाइजेशन हुआ, अलग अलग चीज़ें बनी। तो उससे ही उसको ऐसा लगा कि ऐसा उससे ये आइडिया दिया उसने कि भाई हो सकता है कि सब एक ही एंसेस्टर से आए होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ बोला उसने फिर कि कुछ कॉमन कैरेक्टर्स शो करता बोलते हैं। पहले जो अपन ने पढ़े ना मैमल्स के क्या कॉमन कैरेक्टर्स है, गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन होना है ना, पोस्ट अनल टेल, अपने को तो टेल नहीं है लेकिन पोस्ट अनल टेल वाला पार्ट बना, उसके बाद में क्या है वेंट्रल हार्ट। तो ये जो सारे कॉमन फीचर्स थे वो सब के सब पहले डेवलप हुए, उसके बाद में फिर वो गिल स्लिट, किसी में फिर गिल्स बनाया, किसी में हार्ट बनाया, किसी में लंग्स बन गया, किसी में कुछ बना, किसी में कुछ बना, ऐसा, ठीक है। बस समझ में। तो ये है अपना क्या, कौन सा एविडेंस है बताओ, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। देखो क्या बोला एम्ब्रियोलॉजिकल में, इसमें है नहीं एनसीईआरटी में। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज बाय अर्नस्ट हैकेल। ये किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने। बस थ्योरी समझ लो, एक इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो बताया था, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर प्रेजेंट इन अडल्ट। है कुछ जैसे सबके एम्ब्रियो एक जैसे दिखते, क्या बोला, किसके ऊपर दिया था उसने, बेस्ड ऑन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियो ना एक जैसा दिख रहा था, दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट। और वो सारे के सारे जब अडल्ट बन जाते उसके बाद में एक जैसे नहीं दिखते। क्या एक जैसे दिखते, क्या इंसान और भैंस एक जैसे दिखती है, नहीं दिखती, अलग अलग है ना। फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप a row of vestigial gill slits just behind the head but it is functional organ only in fishes। देखो है, हालांकि सबके एम्ब्रियो में डेवलप हुआ था, मैंने बोला तुम्हारे को वेस्टिजियल गिल स्लिट सबके एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, लेकिन बाद में हमारे इसमें वो क्या बन गया, वेस्टिजियल बन गया। फंक्शनल किस में, सिर्फ और सिर्फ फिशेस वगैरह में ही फंक्शनल है। एंड फाउंड नॉट ओनली इन अदर अडल्ट वर्टिब्रेट्स, दूसरे कोई अडल्ट वर्टिब्रेट में मिलता नहीं है, लेकिन बचपन में एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पर सब में ये बना था बोलते। तो हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिस्प्रूव। अब देख डिस्प्रूव कर दिया ना, इसलिए भी एनसीईआरटी ने भी नई एनसीईआरटी ने इसको डिस्प्रूव कर दिया। इन्हें कोई लॉजिक नहीं बनता ना कि भाई एम्ब्रियो सेम था तो मान लो कि सेम होगा, ऐसा करेंगे ना। तो देखो डिस्प्रूव ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाई कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर। मेरे को लग रहा है इसके बेटे होंगे, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर ने इसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। ही नोटेड, उसने क्या बोला था, the embryo never passed through the adult stages of the animal. He noted that embryos never pass through the adult stages of other animals. Embryo कभी भी पास नहीं होता बोलता। He noted that embryos never pass through the adult stages of other animals. दूसरे एनिमल्स में वो कभी भी पास नहीं होगा, यानी एक जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का एम्ब्रियो है तो वो हमेशा उसी का एम्ब्रियो रहने वाला है, उसी तरीके से उसके सारे फीचर रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो जैसे ये इसका है तो फिर जो नया जनरेशन आएगा या फिर इससे जो इवॉल्व होकर बनेगा उसका एम्ब्रियो शेयर कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। उसने ये पॉइंट बोला था, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो। कौन सी, कि उसने जो डिस्प्रूव करने के बाद जो स्टेटमेंट बोला था कि एम्ब्रियो नेवर पास, जैसे डीएनए पास होता था, एम्ब्रियो पास हो जाएगा। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जैसे तुमने डीएनए को लिए तो डीएनए को बेसिस मान सकते भाई कि पेरेंट्स है और बच्चे, अपन मानते हैं ना पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए डीएनए और पेरेंट्स में रिलेशन, इंसान में बच्चे में और पेरेंट में रिलेशन निकालना है तो क्या देते हैं सबूत, डीएनए। तो इस तरीके से एम्ब्रियो ले सकते हैं तुम, ये इसका इससे ही आया करके। जैसे कोई इंसान है फॉर एग्जाम्पल मान लो अपनी बिल्ली को मान के चल रहे शेर से ही इवॉल्व होकर आइए कर, तो इसके लिए एम्ब्रियो चेक करके ऐसा नहीं बोल सकते बोलते,
हाँ, तो इसने बोला कि एम्ब्रियो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं करता। इवोल्यूशन होने पर ऐसा नहीं होगा कि भाई सेम अगर वो है उनके एंसेस्टर तो उनका एक जैसा एम्ब्रियो होगा, ऐसा कुछ नहीं है बोला। ठीक है, फिर क्या बोला था देखो, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। हो गई ना बात, समझ आगे ना, बस इतना ही बोला था उसने। क्या बोला था, एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म की एडल्ट स्टेजेस पे एम्ब्रियो पास नहीं होता। चलो इसमें है ना, अब देखो ऐसे comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among organisms of today and those that existed years ago। अब क्या करें अपन, अब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वो स्टडी करें। अब ये सारी फालतू बातें खत्म हो गई, आसान आसान देखने का काम, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का, हाँ इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, होमोलॉगस एनालॉगस आर्गन, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है उसका। ठीक है, नीट का। सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्रिटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट। अब ये कैरेक्टर को देख के तुम समझ सकते कि इन लोगों के कॉमन एंसेस्टर होंगे या नहीं होंगे करके, समझ रहे ना बात तुम। तो सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्रिटेड, यानी इन सिमिलरिटी को देखकर तुम ये कह सकते हैं, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट। यानी इन सारे, अब देखो यहाँ लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मफहूम समझना है ना, वर्ड्स वगैरह इतने काम के नहीं। ठीक है, बोलने का मतलब ये आ रहा कि इन कैरेक्टर को देखकर तुम समझ सकते कि भाई इनके कॉमन एंसेस्टर हैं। जैसे देखो अपने इंसानों को, बिल्ली को, कुत्ते को, और क्या बोलेंगे भेड़ बकरी, इस सबको एक ग्रुप में क्यों लगे वर्टिब्रेट्स में। फिर देखो सबके पास में क्या है, 4 लिम्स है ना, 4 लिम्स है, 2 हिंड लिम है, 2 क्या है 4 लिम्स है कि नहीं, 4 हाथ पैर है। तो इस वजह से ऐसा एक कॉमन एंसेस्टर जैसा कॉमन फीचर हो गया। तो इन फीचर की वजह से हम सोच सकते हैं, उन्होंने सोचे कि यार कि इनके एंसेस्टर कुछ सेम ही होंगे, सेम ही से इवॉल्व होकर आए, तो ये इनको एक ही ग्रुप में रखो। इस तरीके जो पढ़ रहे थे ना अपन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, तो वो हाँ फॉसिल फ्यूल, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि वो भी अपन कंसिडर करते हैं। जब अपन क्लासिफिकेशन करते उस दौरान देखते कि जो चीज़ें सेम इससे इवॉल्व होकर आई है, जिसमें सिमिलरिटी शो करी, उनको सेम ग्रुप में रखते। तो वही है ये एक। ठीक है, अभी मालूम पड़ेगा कैसा हो। फॉर एग्जाम्पल देखो दे रहा है, व्हेल, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन, ऑल मैमल्स शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ 4 लिम्स। अब देखो चाहे इंसान हो, चाहे व्हेल हो, चाहे बैट हो, चाहे चीता हो, ऑल मैमल्स शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ 4 लिम। सबके 4 लिम की जितने अपनी बॉडी में, अपने 4 लिम में जो बोन्स है ना, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, उसी तरीके से उनमें भी देखो कहाँ है, ये देखो किसको किसको दिया अपने बैट का, देखो दिख रहा है, ये ह्यूमेरस, ये रेडियस जैसी, तो देखो ये ह्यूमेरस अपनी, रेडियस अल्ना, और देखो यहाँ पर है, और ये अपना हाथ देखो, दिख रहा है नहीं, कितनी सिमिलरिटी दिख रही है। तो इन्हीं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ। देखो ये मैंने था कि अगर वो पर भी, देखो व्हेल का अगर वो भी है, व्हेल भी एक मैमल है, तो व्हेल का अगर वो पंख भी है, क्या बोलेंगे उसको, विंग्स, विंग बोलो, फिन्स। तो अगर व्हेल का फिन भी है मछलियों का, तो क्या होगा, अपन उसको मछली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या मैमल है। तो देखो उसके भी देखो, ये भले ही शेप अलग अलग है, लेकिन हड्डियाँ उतनी है। देखो है ये ह्यूमेरस, ये रेडियस अल्ना 2, फिर बाद में ये कार्पल्स, मेटाकार्पस और फाइलेंजिस, है ना, लगभग। तो सिमिलरिटी शो हो रही, तो उससे एक अंदाज़ा लग रहा है कि भाई होगा। पहले ऐसा मान के चल रहे कि इन सबके कोई पेरेंट्स, इनके दादा एक ही थे, फिर दादा अलग अलग 2-3 जगह उनके दादा के बच्चे अलग अलग चले गए, तो फिर अलग अलग हो गए, इस तरीके से मान के। ठीक है, नहीं फंक्शन स्ट्रक्चर में, हाँ बिल्कुल स्ट्रक्चर में नहीं, फंक्शन में अलग। देखो तो क्या बोले, शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ द 4 लिम, दो these 4 limbs perform different functions in these animals, they have similar anatomical structure. all of these have humerus, radius, ulna, carpals and metacarpals and phalanges in their 4 limbs. इन सब के पास में हुई है। Hence in these animals the same structure develop along different directions due to the adaptations to different needs. तो उसने ऐसा बोल दिया कि इनमें ऐसा इसलिए हुआ, उनको अलग अलग, जैसे मछली है तो मछली को तैरने की ज़रूरत थी, तो उसके दादा ने खुद ही मारे पानी के अंदर, उनको तैरते नहीं आ रहा था, उन्होंने कोशिश करके उनकी जो 4 लिम्ब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, वो बदल गई काय में, मछली के फिन्स में। आई ना बात समझ। बैट है, उसने उड़ने की कोशिश करे, उसके दादा झाड़ पे बैठे थे, 1-2 मरतबा गिर गए, फिर उन्होंने उड़ने की कोशिश करे, तो इस तरीके से 12 ना, यानी सेम एंसेस्टर था उनका, उससे अलग अलग रेडिएट हो गया। क्या मान रहे हो, देखो यानी उनका कोई एंसेस्टर सेम था, जैसे ये कोई सेम एंसेस्टर है, इससे अलग अलग बने करके,
ये क्या है, होमोलॉगस ऑर्गेनिज्म। चलो ठीक है, अब इसको अपन नोट्स से भी थोड़ा देख लेंगे। एनसीईआरटी समझ में तो आ गई ना तुम्हारी, क्या बोला उसने, ठीक है। तो ये क्या चीज़ क्या दिखा रही है, द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू अडेप्टेशंस टू डिफरेंट नीड्स। इन सेम ही स्ट्रक्चर डेवलप हो बोलते अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू अडेप्टेशंस टू डिफरेंट नीड, अलग अलग ज़रूरतें होने की वजह से। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्ज होना, कन्वर्ज नहीं हो रहा, एक चीज़ से बहुत अलग अलग। जैसे देखो ओरिजिन सेम था, क्योंकि देखो उनमें सब में ओरिजिन सेम है ना, यानी सब में हड्डी है और सब में क्या क्या है, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल वार्पल सभी, बस शेप चेंज हो गया, किसकी टेढ़ी हो गई, किसकी लंबी हो गई, किसकी है ना घूम गई, ऐसा हुआ ना। तो इसका मतलब एक ही चीज़ को तुमने क्या कर दिया, जैसे प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक, अब प्लास्टिक को टेढ़ा करके कुछ रिंग बना दी और उसके अंदर शेप बनाकर उसको बॉटल बना दिए, उसको पतला करके पेन बना दिए, कोई शीट बना दिए। प्लास्टिक तो प्लास्टिक रहने वाला, शेप भी बदला। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ कि हड्डियाँ जो थी वही रहेगी, लेकिन उनकी शेप बदल गया बस। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ही चीज़ से इवॉल्व हुई है ना, डाइवर्ज होना। तो कन्वर्ज बोले तो सारी चीज़ों पर जगह एक जगह आना, उसको बोलते कन्वर्ज। और डाइवर्ज बोले तो एक जगह से निकल कर अलग अलग जगह जाना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलॉगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं इनको, होमोलॉगस। तो होमोलॉगस ऑर्गन इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ, हाँ तो इसकी ट्रिक भी है, कौन सी है, HD, HD। होमोलॉगस किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। AC अभी आने वाला है, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो होमो का मतलब तो सेम होता है ना, स्ट्रक्चर में सेम है, फंक्शन में डिफरेंट है। और एनालॉगस का ऑर्गन का मतलब क्या होगा, फंक्शन में सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में बिल्कुल ही अलग अलग। समझ में आ रही बात। देखो होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगी क्या बता रही है कि इनके सबका दादा एक ही छोड़ा, उनके उसके बच्चे अलग अलग जगह चले गए, इसलिए वो डाइवर्ज हो गए, है ना, उनके शेप बदल गए। अदर एग्जांपल वर वर्टिब्रेट्स हार्ट। अब देखो और एग्जांपल दे रहा हूँ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। देखो जैसे हमारा हार्ट है और ब्रेन, इन प्लांट्स ऑल्सो द थॉर्न एंड टेंडिल। देखो ओरिजिन सेम रहता, दोनों भी कहाँ से निकलती, थॉर्न और टेंडिल एक्सिलरी बर्ड से निकलता, थॉर्न भी वही से निकलता, जो थॉर्न बनता तो कैक्टस वगैरह वो भी कहाँ से निकलता, एक्सिलरी बर्ड से। और जो टेंडिल निकलती है, स्टेम टेंडिल जिसको बोलते हैं हम, किस में रहती है, बोगनविलिया नहीं, बोगनविलिया में तो वो रहता थॉर्न रहता, किस में रहती है स्टेम टेंडिल, गाउट्स में, ग्रेप वाइन्स में, है ना। तो वो भी क्या रहती है, एक यानी ओरिजिन सेम है, दादा सेम है, उसके बच्चे अलग अलग बन जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्ज हो गया वो, है ना, बिखर गए वो। Another example of vertebrates, heart और brain in plant also the thorn and tendrils of the bougainvillea and cucurbits represent the homology। वो भी दिखा रहे हैं। तो देखो 3 एग्जांपल हो गए अभी तक के। पहली वो जो हड्डी वाला, 4 लिम्ब की हड्डी वाला, दूसरा इंसान का मैमल्स, एंड देखो ऑल अदर एग्जांपल आर वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन। यानी सबके हार्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ, मेसोडर्मली ओरिजिन, लेकिन सबका हार्ट अलग अलग है, किसका 3 चैम्बर्ड, किसका 4 चैम्बर्ड, है ना, इस तरीके से 2 चैम्बर्ड। और सबका ब्रेन क्या है, एक्टोडर्मली ओरिजिन, लेकिन फिर भी क्या है, सबका ब्रेन अलग अलग, किसका छोटा, किसका बड़ा, किसका मोर डेवलप, किसका लेस डेवलप। तो ये क्या शो कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या शो कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन व्हेयरएज एनालॉजी रिफर्स टू द सिचुएशन। अब एनालॉजी क्या है, देखो एनालॉगस सिचुएशंस एग्जैक्टली इसके अपोजिट है। जैसे अभी क्या बोले अपन, एक दादा के सारे बच्चे, अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा बहुत सारे दादों का एक बच्चा ऐसा बोलता हूँ, सिंपल। चलो ठीक है, चलो ऐसा। तो देखो एनालॉजी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन व्हेयरएज सॉरी homology based on divergent evolution whereas analogy refers to the situation just opposite। wings of the butterfly, देखो बटरफ्लाई तितली के पर एंड बर्ड के पर और जो अपना परिंदे रहते हैं उनके पर है, दोनों भी परिजन, हाँ फंक्शन एक है, बिल्कुल ओरिजिन अलग है, स्ट्रक्चर उसकी हड्डियाँ हैं, इसका क्या है, इसका तो स्किन का मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, है ना। तो ओरिजिन अलग अलग है और फंक्शन सेम है ना। ये विविधता यानी जहाँ से निकले वो अलग अलग है, यानी कहीं दूर दूर से आए और एक जगह आके मिल गए, ऐसा। बर्ड्स लुक लाइक, एक जैसे दिखते, दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, एनाटॉमी उनकी सेम नहीं है, बर्ड में तो हड्डियाँ रहेंगी ना, वो 4 विंग का है। चलो और स्ट्रक्चर्स सो विच दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसलिए तुम बोल सकते हैं कि एनालॉगस क्या है, स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की एग्जांपल है कि भाई बहुत सारे अलग अलग जगह से आए, लेकिन कैसा है कि सेम हैबिटेट होने की वजह से उनको क्या करना पड़ा, सेम फंक्शन परफॉर्म करना पड़ा। जैसे अब जैसे देखो बहुत सारे लोग आए, सबके पास में क्या थे,
हाथ थे, लेकिन जैसे तितली भी आई, तितली के पास में भी हाथ नहीं थे, पर नहीं थे, और परिंदा भी आया, उसके पास में भी पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ज़मीन पे तो कुछ है ही नहीं खाने के वास्ते, तो दोनों को भी उड़ना ही पड़ा, दोनों को उड़ना पड़ा। तो तितली ने अपनी स्किन को मॉडिफाई कर ली उड़ने के लिए, और परिंदे ने अपने हाथों को मॉडिफाई कर लिया उड़ने के लिए, है ना। तो नहीं, उस सेम माहौल में रहने के लिए उनको सेम तरीके के अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर को सेम तरीके में मॉडिफाई करना पड़ा। क्लियर हो गई बात? इसको बोलते हैं अपन डाइवर्जेंट, नहीं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझो जरा, डाइवर्जेंट क्यों हुआ? सेम बाबू ने बोले ना, एक ही इंसान के बच्चे अलग अलग जगह चले गए, तो अलग अलग माहौल में, जैसे कोई पानी में चले गया, कोई हवा में चले गया, कोई जंगल में चले गया, तो उनको अलग अलग तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्जेंट हो गया। अब क्या होगा, कभी 2-3 अलग अलग लोग थे, वो एक जगह आ गए, एक ही जंगल में आ गए। अब वो एक जंगल में आ गए, तो जंगल में खाना तो एक जगह से रहेगा उनका, लेकिन है तो अलग अलग दुनिया की, है ना। तो इसलिए अब उनको सेम तरीके से मॉडिफाई करके अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर को सेम में बनाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे अपन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आगे बात समझ? Hence, analogous structures are a result of convergent evolution, different structure evolving for the same function, and hence having similarity. Other examples of analogy are the eye of octopus. देखो octopus की आई, उसका ओरिजिन अलग रहता है, and the mammals, और mammals की आई का ओरिजिन अलग है, और the flippers of the penguin. अब देखो penguin की फ्लिपर क्या है? पर है उसके, तो वो तो पर थे ना वो उड़ने के लिए। और क्या देखो, और डॉल्फिन के जो है वो क्या थे, वो उसके फिन्स होंगे, लेकिन दोनों भी सेम काम कर रहे हैं। हालांकि उसने उड़ना था, इसने तैरना था, लेकिन दोनों भी तैरने के लिए यूज़ हो रहे। आ रही कि नहीं? बस पेंगुइन्स भी मतलब कभी-कभी ऊपर से तैरते। हाँ, तैरते ना, तैरते फिन्स नहीं रहते, पानी जाते नहीं, बहुत कम जाते, डरते पानी में हमेशा। नहीं जाते ना, तैरते ना। हाँ कोई बिल्कुल दिए भी उसलिए उनको, काम ही क्या है उनको, बिल्कुल। चलो आगे बात समझ तुम्हारा। चलो हाँ बिल्कुल। Having similarity. Other examples of analogy are the eye of octopus and the mammals, or the flippers of penguin and dolphins. One can say that it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptation features in the different group of the organism, but towards the same function. नहीं कोई ये कह सकता है ना, देखो जिस डॉल्फिन भी आई, और क्या हुआ, जिस डॉल्फिन एक मछली थी वो आई समंदर के अंदर खुद ही मार दिया उसने, और पेंगुइन क्या थी, एक परिंदा था, वो भी आया, लेकिन दोनों को क्या करना है, समंदर में तो तैरना ही है ना, दोनों को तैरना ही पड़ा। इसलिए परिंदे ने अपने पर को मॉडिफाई कर लिया तैरने के लिए, और मछली ने अपने फिन्स को मॉडिफाई कर लिया तैरने के लिए। समझ रहे भाई? तो अलग अलग दुनिया के दो लोग आए, लेकिन उन्होंने सेम फंक्शन करने के लिए अपने अलग अलग ऑर्गन को, जिनका ओरिजिन अलग अलग था, सेम फंक्शन के लिए परफॉर्म किया। उससे अच्छा एग्जाम्पल अपना उसका है, बर्ड्स और किसका, तितली का। जल्दी समझ में आता है। अब तितली और बर्ड में तो कोई रिलेशन है ही नहीं ना। तो बर्ड का जो पर है वो क्या कह रहे थे, वो 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन, और तितली के पंख जो है वो क्या है, उसकी स्किन का, एक्सोस्केलेटन का मॉडिफिकेशन बोल सकते हो। अच्छा, दूसरे भी रहते हैं ना ऐसे कीड़े। बिल्कुल। ये समझाने के लिए डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इवोल्यूशन पूछ लेंगे अपने को बस, उसके एग्जांपल्स और ये सारी चीज़ें। अब देखो और एग्जांपल दे रहा है, जैसे स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, उसमें भी खाना स्टोर होता देखो, है ना। और अपन ने पढ़े अपना पोटैटो, वो किसका मॉडिफिकेशन, स्टेम का है, लेकिन दोनों भी सेम काम कर रहे हैं। तो ओरिजिन अलग, फंक्शन सेम, इसको क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओरिजिन सेम, फंक्शन अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे एक घर के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, इस तरीके से, ठीक है, डाइवर्जेंट। अब अलग अलग घर के लोग आए, अलग अलग, कोई किसका, जैसे कोई कारंजे का, कोई अमरावती का, इस तरह अलग अलग गाँव से लोग आए, अलग अलग खानदान की, और सब आके मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं। क्या हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एंड द पोटैटो स्टेम इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अपने को इसके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट लिख के एग्जाम्पल याद करने के, वो अपन उसमें नोट्स में देख लेंगे। ठीक है, इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी इसी बहस के लाइन में, यानी इसी बहस चलते वक्त में, सिमिलैरिटीज इन द प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ जीन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज
टू कॉमन एंसेस्ट्री। क्या बोला देखो, इन द सेम लाइन, इसी बहस के दौरान सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स, जीन्स में और प्रोटीन्स में जो सिमिलैरिटीज रहती है, परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। देखो जैसे जैसे क्या होता है कि भाई सब में जीन्स सेम रहेगी नहीं, जैसे प्रोटीन बनाने की जीन फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो, जैसे अपन मान लेते कि कोई एक प्रोटीन बोलो तो कैसा हो जाएगा, जैसे पेप्टाइड जो हार्मोन आता है ना अपना, और फिर तुम बोलो कि पेप्सिनोजन बनाने वाली, पेप्सिनोजन इज अ प्रोटीन, एंजाइम है तो प्रोटीन ही है ना पेप्सिनोजन है, तो पेप्सिनोजन की अपने को भी नीड है, बैल को भी नीड है, भैंस को भी है, गाय को भी है, सबको नीड है, ठीक है। तो वो बनाने के लिए तो सेम जीन चाहिए, तो भाई सेम जीन सबके पास में कैसे है? तो उन्होंने इससे अंदाजा लगा लिया कि ऐसा होगा, सबके एंसेस्टर कॉमन होंगे इसलिए वो सबके पास जीन है। समझ पा रहे बात? ऐसा है। तो ये बोला उसने कि सेम जीन सबके पास में रहती है और वो सेम प्रोटीन, हालांकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, गाय भैंस बैल अलग अलग है, लेकिन जीन सबके पास सेम है और वो एक ही प्रोटीन बना रही है। इसका मतलब वो किससे इवॉल्व हुई बोलो? सेम, उनका एंसेस्टर एक ही था, ऐसा बोलो। सिमिलैरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन, यानी एक काम करने के लिए जो प्रोटीन और जीन की जरूरत पड़ती है, तो वही जीन अपने पास में भी है। वही जीन जैसे अभी बताया ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम बनाने के लिए एक जीन है, वही सेम जीन अपने पास भी है। वही जीन जैसे इंसुलिन, मान लो इंसुलिन की जीन अपने पास भी है, इंसुलिन की जीन बैल के पास में भी है, इंसुलिन की जीन कुत्ते बिल्ली सबके पास में। तो आई कहाँ से फिर वो? तो मान के चल रहे कि इनके सबके कॉमन एंसेस्टर कॉमन थे, इसलिए सबके पास में जीन आई है। गिव क्लूज, तो एक इशारा देती है बोलते टू कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ। किस तरफ? कॉमन एंसेस्ट्री। दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो ये बायोकेमिकल, अभी क्या हो गया? बायोकेमिकल एविडेंस। तो अभी तक कितने देख लिए? पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, उसके बाद में स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल। अब ये देख रहे हैं अपन कौन सा? बायोकेमिकल एविडेंस। समझ रहे हो लाइन, लिस्ट कैसी चल रही है पूरी? ठीक है। बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके से स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी थी उस तरीके से ये बायोकेमिकल सिमिलैरिटी है। तो ये भी एक तरफ इशारा दे रही है अपने को कि इन सब का एंसेस्टर क्या होगा? कॉमन होगा। यानी प्रूफ वही करना है अपने को कि इन सब के दादा कौन थे? सेम थे। मैन हैज़ ब्रेड, क्या बोलते हैं? बियर्ड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर। ब्रेड बोले तो क्या था? ब्रीड BREAD है हमारे इसमें। इधर चल रहे थे, मुझे तो मालूम ही नहीं है। नहीं, वो दूसरी बार चलो ब्रीड है ना, ब्रीड इंसान गलती से दे दिया। हाँ, BREAD ब्रीड, ठीक है। मैन हैज ब्रीड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वही से मेरे इसमें BREAD हो सकता कुछ ED का मैन हैज डोमेस्टिक मेनी वाइल्ड एनिमल्स, मेरे पे नहीं है। ब्रीड नहीं है इसमें, ऊपर है ना ये है ना, ये क्या है? BRED। चलो, मैन हैज ब्रीड सिलेक्टेड, चलो ब्रीड मानो ना, हो सकता है ED फॉर्म हो बस। मैन हैज ब्रीड, यानी इंसान ने क्या किया? वो सारे ब्रीडिंग किया। सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर, सपोर्ट और सिक्योरिटी। यानी वो सोच रहे कि इंसान ने सब कुछ कर लिया, यानी इंसान ने इतने अलग अलग वैरायटी के देखो प्लांट बना लिए इंसान ने बहुत सारे, है ना। इंसान ने बहुत सारे कुत्ते कितने बन गए, जर्मन शेपर्ड और कौन सा बुल डॉग, डमका डॉग बने कि नहीं बने? हाँ। तो जब इंसान ने इतने सारे कुत्ते बना लिया तो नेचर क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन इंसान कोई ना कोई है ना जिसने सोच समझ के बनाया करके, तो नेचर भी कोई ना कोई होगा ना जिसने सोच समझ के सारी चीज़ें बनाए। वो ये नहीं सोचे, जैसे अब वो ये तो बोल रहे हैं कि भाई इंसान सब बना सकता तो फिर नेचर क्यों नहीं बना सकता? तो बनाया ना, बिल्कुल नेचर नहीं बनाया। और नेचर कौन है? वो सबका बनाने वाला। तो कोई ना कोई होना ना, खुद ब खुद बन के गए, अलग अलग ब्रीड नहीं बनी ऐसा। तब उन भी यही बोले, ठीक है। तो वो बोलना चाह रहे कि मैन हैज़ ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। तो मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स। मैन क्या करता है? मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स, डॉग्स, दैट एग्जाम्पल डॉग, बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप। अब देखो जो ब्रीड बनाते हैं वो डॉग की, सारे डॉगी तो रहते ना, लेकिन कितने अलग अलग तरीके के रहते, उनको कोई कॉमन एंसेस्टर उठा के अपने अलग अलग ब्रीड बना दी, ऐसा बोल रहा। इट इज़ आर्ग्यूड दैट इफ विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड। अब वो बोल रहे कि भाई जब इंसान बना सकता है, कुदरत क्यों नहीं बना सकती? यही बात आ रही।
ठीक है ना। कितने बना लिए अपन ने बोलते, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स है। तो फिर तुम ऐसा क्यों गलत क्यों बोल रहे हो कि नेचर नहीं बना सकता कि इतने सारे ब्रीड, उसको बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो ये नेचुरल सिलेक्शन चालू हो गया, ठीक है, ये हो गया खत्म यहाँ पर। अब नेचुरल सिलेक्शन यानी इवोल्यूशन होता क्यों, किस तरीके से हुआ, नेचर सिलेक्ट करता है। वो बोले थे ना जो फिटेस्ट रहेगा, जो सबसे मजबूत रहेगा, नेचर उसको क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेंगे, और जो कमज़ोर रहेगा नेचर उसको रिजेक्ट, यानी वो मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और जो बेहतरीन 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 रहेगा वही क्या होगा, सिलेक्ट होगा नेचर के जरिए, ठीक है। तो अब देखो सारे एविडेंस खत्म हो गया, कौन सी एविडेंस पे आ गया बोल, नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे क्या चले, एविडेंस चले। व्हाट इज एविडेंसेस ऑफ क्या, इवोल्यूशन। देखो सबसे पहले एविडेंस दिया अपन ने कौन सा, पैलेंटोलॉजिकल, क्या दिए, फॉसिल वाला, कि भाई ज़मीन के नीचे डायनासोर वगैरह दबते ना, तो वो वाला दिए। फिर दूसरा कौन सा दिए, एम्ब्रियोलॉजिकल, ठीक है। फिर तीसरा दिए एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। फिर चौथा दिए बायोकेमिकल। फिर उसके बाद ये दे दिया अपन ने डॉग का ऑक, है ना, उसको क्या तो भी सभी अच्छा ही नाम है इसका, इसका नाम भी है वगैरह, ऐसा एनसीईआरटी इतना खोल के नहीं बोल रही, तो ये सारे सबूत दे रही है एनसीईआरटी कि इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन हुआ ऐसा बोल रही है बस। तो देखो अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ से है बोलते हो, इंग्लैंड से है। सोच के नेचर ने भी अपने को बनाने वाले अलग तो नेचर कौन है जिसने सोचा, वही बात ये बुक बोल रहा है। बिल्कुल वो यही बताना चाह रहा है, भाई इंसान जब इंसान बना सकता है ऐसा अलग अलग ब्रीड, तो ऐसे ही अपन भी बने होंगे अलग अलग ब्रीड की तरह, जैसे अलग अलग कुछ हो गया होंगे ऐसा कुछ करके, ऐसा मान के इवोल्यूशन होकर बन गया होंगे बोलते। इन सिर्फ हाइपोथेसिस है ना, ठीक है। हाँ अगर एक आधी ऐसी ब्रीड बनते दिख गई अपने को, ऐसा अगर आ गई तब उन बोल सकते हैं नहीं इवोल्यूशन हो गया, सब गलत है। बस पढ़ो एग्जाम के लिए अपन, ठीक है। चलो अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ से आया बोलो, इंग्लैंड से आया। इन अ कलेक्शन ऑफ मंथ्स मेड इन 1850s। कहाँ पर है देखो, इन अ कलेक्शन ऑफ मंथ्स मेड इन 1850। क्या बोलो, अरे मौत है, मंथ्स पढ़ देखो, इन अ कलेक्शन ऑफ मंथ्स मेड इन 1850। कब बने थे, 1850 में। देखे वो है ना, एक कलेक्शन किए निकाले, क्या मॉस का कलेक्शन देखे, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन। यानी देखो सिंपल पूरे थ्योरी क्या है, ये देखो दो, हाँ बस फिर देखो दो मरतबा अपन क्या करे, एक्सपेरिमेंट करे, फिर रिसर्च करे ना, तो गिनती देखते हैं ना माहौल में। अब जैसे एक साइंटिस्ट थे, वो जा रहे थे रास्ते से, अब उनको देखे उनके बागीचे में वो छोटी छोटी तितलियों के जैसे जो कीड़े आते हैं ना, अपन उसको बचपन में तितली समझते थे, तो एक्चुअल में तितली रहती है नहीं रहती, उसको मौत रहता हो, तो वो मौत दिखे उनको। तो उनको बहुत सारे क्या दिखे, कौन से कलर का मौत दिखे बोलो, वाइट दिखे, वो दिखे वाइट दिखे, बिल्कुल पहले के टाइम पर नहीं था, तो काला कुछ है नहीं, धुआ हुआ कुछ था नहीं, तो सफ़ेद वाइट मौत बहुत सारे दिखे उनको। तो उन्होंने यह नोट कर लिया था बहुत सारे सफ़ेद मौत है। फिर कुछ साल गुजरने के बाद में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई, तो हर तरफ पॉल्यूशन, काला धुआं, ये वो सारा हर चीज़ काली हो गई। तो एक्चुअल में वो सफ़ेद मौत दिख रहे थे क्यों, क्योंकि झाड़ पर लगती थी, वो लगती ना फंगस, हाँ लाइकन्स। तो झाड़ पर जो वाइट, हाँ वाइट पर झाड़ पर जो लाइकन्स लग रही थी, है ना, अगर ये प्लांट है मान लो अपना, ठीक है, अपना प्लांट है, तो इस पर जो मौजूद लाइकन्स थी, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, तो इस पर जो मौजूद वाइट लाइकन्स थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, देखा है नहीं, ये वाइट लाइकन्स लगा दिया अपन ने, तो जो वाइट कलर के मौत थे, अब देखो वाइट लाइकन्स, ये वाइट में वाइट दिख रहा है तुम्हारे को, छुप जा रहा है कि नहीं, बस ऐसे ही छुप जा रहा था, कौन, लाइकन्स। तो इसलिए जो उनको लाइकन्स वाइट कलर की लाइकन्स थी झाड़ के ऊपर, तो वाइट मौत उसमें छुप जा रहे थे। तो जो मौत को खाने वाले परिंदे थे ना, उनको वो नहीं दिख रहे थे, हाँ काले वाले साफ दिख जा रहे थे। अब देखो ब्लैक में डॉट भी बना लो इसके ऊपर, तो कैसा दिखेंगे फट से, दिखे देखो पूरे इसमें। अब इतना बड़ा वाइट कलर हमारा, कोई पहचान सकता है वाइट कलर है यहाँ पर, नहीं पहचान सकता। तो बस यही गेम उनके साथ में भी होता। हालांकि वहाँ थे बैठे हुए बहुत सारे तितली बैठे, तुमको दिख रही है लेकिन नहीं दिख रही। तुमको कौन से दिख रहे, ये ब्लैक वाली दिख रही है, देखो ये तितली बना दी अपने, मौत बना दी, काली मौत दिख रही है, वाइट मौत दिख रही है, हाँ परिंदा आएगा इसको खा लेगा पकड़ के। परिंदे को क्या दिखेगा, अरे यार काली वाइट को थी, वाइट दिख नहीं रही उसको, तो अटैक किस पे मारेगा, इस ब्लैक वाली पर, समझ रहे बात, चलो खा लिया उसको। तो इस तरीके से ब्लैक का पॉपुलेशन कम, वाइट का पॉपुलेशन बढ़ गया। फिर कुछ साल गुजरने के बाद में क्या हुआ कि झाड़ वही थे, सारे वही चीज़ थे, दरख्त वही था, लेकिन अब क्या हुआ, दरख्त वही अपना
दरअसल वही है। अब क्या हुआ, लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर तरफ गंदगी हो गई है ना, सब खराब हो गए काम। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में ये चीज़ काली पड़ गई पूरा, ये एरिया क्या हो गया एकदम काला। क्या हो गया बोलो, काला। तो प्लांट्स हो बस। अब जब ये काला पड़ गया बोलो, अब यहाँ पर क्या होगा, अब मौत तो दोनों भी है, वाइट भी है ब्लैक भी, लेकिन अब तुम बताओ कि ब्लैक मौत दिखेंगे कि वाइट मौत दिखेंगे यहाँ पर तुम्हारे? वाइट दिखेंगे। वाइट तो एकदम साफ दिखेंगे। वाइट समझ रही है भाई, कोई टेंशन ही नहीं अपने को, लेकिन देखो कैसे चमकती हुई दिख रही है वाइट मौत। और ब्लैक मौत अगर मैं बनाऊँ भी तो तुमको दिखने वाली है यहाँ पर, बनाना नहीं बना, देखो बनाया बनाया नहीं क्या, बनाया देखो यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर भी बनाया, लेकिन दिख रही है नहीं दिख रही। तो ऐसे ही गेम उनके साथ में भी हुआ था कि ब्लैक कलर हो जाने की वजह से, पूरा धुआं से काली हो जाने की वजह से, वो ब्लैक जो ब्राउन कलर की, जो हल्की सी ब्राउन रहती है ना, एकदम ब्लैक भी नहीं थी, काली हल्का सा ब्राउन कलर, तो वो छुप जा रही थी वो गंदे धुआं की वजह से, सब पूरा ख़राब हो जाने की वजह से। ठीक है, तो फिर किसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा? वाइट का। ब्लैक का पॉपुलेशन कम, बस। ऐसा नहीं बोला कि फुली एक्सटेंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोला। नहीं, फुल्ली एक्सटेंड नहीं होगा, कम हो गया ना पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या है, अभी धीरे धीरे और ऐसा होते रहा तो फिर क्या होगा, एक मरतबा ऐसा आएगा कि ये एक्सटेंड कर गए और वो ज़्यादा हो गए। तो नेचर ने किसको सिलेक्ट कर लिया? पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा है ना। धीरे धीरे जो, यानी जो फिट है, जो अपने आप को एडॉप्ट कर ले रहे हैं इसके नेचर में, उसको सिलेक्ट कर लिया, और जिसने अपने आप को प्रॉपर एडॉप्ट नहीं करा उसको रिजेक्ट, वो मर गया। हाँ, एडॉप्ट कर लिया इस तरीके। तो ये हो अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन क्रॉस। तो इसमें कुछ थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कुछ वर्ड्स वगैरह जो लाइन वगैरह वो देख लेना बस, है ना। सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लैंड से आया था। कहाँ से? देखो ये पूछ लेंगे तुमको कहाँ पर हुआ था नेचुरल सिलेक्शन की रिसर्च, क्या बोलेंगे बोल? इंग्लैंड। बस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट याद रखने। इंग्लैंड इन द कलेक्शन ऑफ द मॉथ 1850s में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर वाइट मॉथ। पहले क्या थे? वाइट मॉथ ज़्यादा थे, वाइट विंग मॉथ ऑन ट्रीज एंड देन डार्क विंग मॉथ, और देखो मेलानाइज्ड, ये बोला था उसने, क्या बोल दिया था? मेलानाइज्ड मॉथ। कौन सी मॉथ बोला था बोलो? मेलानाइज्ड। तो ये पूछ सकता है तुम्हारे को, ठीक है। हाउएवर इन द कलेक्शन कैरीड आउट फ्रॉम द सेम एरिया, उसी एरिया से कलेक्शन करें, लेकिन कब करें? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज़ इन 1920s। कितने साल बाद हो रहे देखो तो? 50 सन 70 है ना, 70 साल हो रहे ना। 70 साल के बाद में उसी एरिया पर जाकर डबल से रिसर्च करें हमने। देयर वर मोर डार्क विंग्ड मॉथ। वहाँ पर क्या थी फिर? अब डार्क विंग्ड मॉथ ज़्यादा दिखी अपने को। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इन द सेम एरिया। दैट इज द पोर्शन वॉज द प्रोपोजिशन वॉज रिजर्व्ड, द प्रोपोर्शन वॉज रिवर्स्ड। तो प्रोपोर्शन था, जैसे पहले क्या थे? वाइट ज़्यादा ब्लैक कम। अब क्या हो गया? ब्लैक ज़्यादा वाइट कम। जो प्रोपोर्शन था वो रिवर्स हो गया, बोलता जो रेशियो था, है ना, ब्लैक और वाइट का रेशियो, उनकी तादाद। तो पहले वाइट ज़्यादा थी ब्लैक कम, अब ब्लैक ज़्यादा हो गया वाइट कम, तो रिवर्स हो गया ना, बस ये बात। द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वॉज दैट प्रीडेटर्स विल स्पॉट अ मॉथ। देखो अब एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्रीडेटर क्या करते थे? मौत को खाते थे। हाँ, स्पॉट द मॉथ अगेंस्ट द कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। द एक्सप्लेनेशन फॉर fourth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background। तो अगर contrasting background है, यानी ये काला रहा वो सफ़ेद, वो काला रहा ये सफ़ेद, तो उसको क्या कर लेंगे? पहचान लेंगे उसको। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, कब पहचान ले रहा था वो? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था उसके बाद में। यानी एक्सपेरिमेंट पूरा समझ में आ गया तुम्हारे को, बाकी इतना थ्योरी में कुछ है नहीं, ठीक है। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में क्या हुई थी? जो झाड़ का तना था वो क्या था? काला पड़ गया था, डार्क हो गया था। तो इंडस्ट्रियल स्मोक किससे? इंडस्ट्री की उससे, धुएं से, एंड सूत बोले तो कालिक। अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग्ड मॉथ, तो जब कालिक पूरा काला काला पड़ गया तो वाइट विंग्ड मॉथ डिड नॉट सर्वाइव, फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकती ड्यू टू प्रीडेटर्स की वजह से। डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड मॉथ सर्वाइव। और कौन सर्वाइव कर ले रहा था? डार्क। ऐसा दिखते देखो, ये वाइट विंग मॉथ और ये डार्क विंग मॉथ अपने, है ना। तो काला हो जाने की वजह से ये छुप जा रही और ये दिख जा रही है। पहले ऐसा था तो पहले ये दिख ये छुप जा रही थी, ये दिख जा रही थी, ऐसा। पहले ये नहीं, तो इन अनपॉल्यूटेड एरिया और ये पॉल्यूटेड एरिया, है ना। तो एकदम जो काला पड़ गया वो क्या है? पॉल्यूटेड एरिया। अभी तक दिमाग नहीं लगाने का साला, अपने को तो दोनों भी दिख जा रहे हैं।
है ना। था लाइफ में तो ऐसा नहीं देखने का आदमी, था लाइफ में दिमाग था लाइफ में तो दोनों भी दिख रहे, ऐसा कैसा नहीं दिख रहे थे उनको। तो अपन वो नहीं है प्रीडेटर, अपने को इतना दिमाग लगाने का नहीं है उसमें, बस समझ लेने का है, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले क्या था, एक लाइकन्स रहती थी वाइट कलर की, है ना, उसकी वजह से वो वाइट विंग जो मॉथ है ना, वो अपने आप को क्या कर ले रहे, छुपा ले रहे थे। थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर लाइकन कवर द ट्री। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले झाड़ के ऊपर क्या थी, पूरी लाइकन्स लगी हुई थी वाइट कलर की। In that background, the white-winged moth survived, but the dark-winged moth were picked out by predators. सर सारी साइड समझी हुई लाइन। डू यू नो दैट लाइकन्स कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। क्या तुमको मालूम है, अब ये तो मालूम है ना कि लाइकन्स क्या करता है, लाइकन्स वहाँ ग्रो करता है जहाँ पॉल्यूशन रहता है, नहीं, लाइकन्स तो पूरा मर गया था, खत्म हो गया। दे विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड, तो हेंस मॉथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज बोले तो अपने आप को छुपा लेना, है ना, छुपा लेना। देमसेल्फ दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड सर्वाइव। तो जो कैमोफ्लेज कर लेंगे, जो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेंगे वो सर्वाइव कर लेंगे। जो सर्वाइव कर लेंगे इसका मतलब वो फिटेस्ट है, जो फिटेस्ट है उसको नेचर सिलेक्ट कर लेगा। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाई दैट फैक्ट दैट इन एरिया वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर, दैट इज इन रूरल एरियाज द काउंट ऑफ मेलानिक मॉस वर लो। अब इससे क्या समझ में आया, कभी जब खेड़े पाड़े में क्या होगा, वहाँ तो इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर मेलानाइज मॉथ की प्रॉपर वो जो रहेंगी पॉपुलेशन वो कम रहेंगी, बोलता वर लो। दिस शोड दैट इन अ मिक्स पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडेप्टेड। तो इसका मतलब ये समझ में आया ना कि भाई नेचर क्या करता है, जो बेहतर है उसको सिलेक्ट करता है ना, जो अपने आप को अडॉप्ट कर ले रहा है, जो छुप जा रहा है, बढ़िया काबिल है तो उसको सिलेक्ट कर लेगा, और जो कमज़ोर है उसको रिजेक्ट। ये पूरी थ्री एक्सप्लेन करिए अपने। दिस शोड दैट द इन द मिक्स पॉपुलेशन, यानी जब पूरा दोनों मिलकर साथ में रह रहे, दोज दैट कैन बेटर अडेप्टेड, जो अपने आप को बेटर अडेप्ट कर लेंगे, सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइड आउट। कोई भी पूरी तरीके से मरा था क्या, नहीं मरा था, बस हो गया, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सिमिलरली पूरा है इसलिए कुछ थ्योरी से पढ़ लेंगे ना। सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ herbicides, pesticides etc has only resulted in selection of resistant varieties in a such lesser time scale। देखो इसी तरीके से एक एविडेंस क्या है, बोलते हैं सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ करे, पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ करे, हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ इन मच लेसर टाइम स्केल। तो क्या हुआ, जो वैराइटीज़ थी वो क्या कर रेजिस्टेंस हो गई, यानी उसने आपको इवॉल्व कर लिया। जैसे वायरस में इवोल्यूशन हो जाता ना, अभी कोरोना आया था, अभी और पलट कर दूसरा आ गया, तो इस तरीके से मान के चल रहा है कि भाई ये कर सकते हो, तो फिर अब इनमें भी हुआ, ऐसा बोल रहा हूँ। हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ इन अ मच लेसर टाइम स्केल। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट। अब देखो मैंने बोला ना, ये बात माइक्रोब्स के लिए भी सही है कि वो क्या करते, विच वी एम्प्लॉयड एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स cells, hence resistant organism cells are appearing in a time scale of month or year and not क्या बोला centuries। उनको सालों नहीं लगते, सदियाँ नहीं लगती, अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए कोरोना वायरस को सदी लग रही थी, 2 महीने में बदल के वायरस आ रहा था, है ना। तो वो बात बता रहे हैं, यानी वो बोल रहा कि जब ये इनमें इवोल्यूशन हो सकता तो अपने में क्यों नहीं, है ना। अब कुदरत को मालूम है, इसका एक पॉइंट क्या होगा, नेचर को मालूम है। जैसे अपन क्या रहते, अपने को इतना दिमाग, अगर सारी चीज़ें अपने हिसाब से होना चालू हो जाए तो फिर कोई काम की बात होगी, बोलो नहीं। जैसे अपन क्या कर रहे थे, DDT नाम का एक मच्छर मारने की दवा आती थी, DDT सुने ना, वो लास्ट चैप्टर में दिया उसके बारे में। तो अपना दिल बोल के अपने को हो रहे थे मलेरिया, तो अपना दिल बोला मच्छर ने काटने नहीं, तो अपन ने पूरा DDT डाल दिए सब जगह। वो ऑर्गेनिक था, तो अपने को लगा बहुत अच्छी चीज़ है, किसको नुकसान नहीं है इससे, तो हर तरफ डाल दिया ताकि सारे मच्छर मर जाए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, क्योंकि कुदरत को मच्छर को बचाने का था, तो अपने हिसाब से सारे मच्छर मर जाना चाहिए था ना, लेकिन कुदरत को मच्छर को बचाने का था अल्लाह को, तो अल्लाह ने क्या करे, मच्छर ही रेजिस्टेंट बन गए। क्या बन गए, मच्छर को उसकी दवाई से कुछ नहीं होने लगा। फिर कुछ दिन पर, थोड़े दिन में मरे मच्छर, जो थोड़े मच्छर बचे थे वो सारे DDT रेजिस्टेंस। तो आज जो भी जनपद देख रहे हैं अपन, वो किसका, हाँ वो DDT रेजिस्टेंस का रिजल्ट है। अरे बात समझ तुम्हारे, तो ऐसा हो, हाँ खुद ने इवॉल्व कर दे। तो एक्चुअल में वो खुद ने इवॉल्व नहीं करे, लेकिन अल्लाह को तो मालूम था ना, उनको रखने का था। अब इससे क्या इफेक्ट होगा, इंसान को क्या समझ में आ रहा है बिजाले, कि अगर मच्छर को हम इरेडिकेट कर देंगे, दुनिया से हटा ही देंगे, तो इससे नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंसान को क्या मालूम।
इंसानों को तो लग रहा था अपने को मच्छर कभी काटेंगे नहीं, मार डालो सबको, लेकिन उनको इतना दिमाग है क्या कि इसका इफेक्ट समझ में आएगा, नहीं है। तो ऐसा, तो जो चीज़ अल्लाह को रखने का रहता है अल्लाह रखते, जिस चीज़ को नहीं रखने का रहता है उसको इरेडिकेट कर दें, समझ रहे ना। अब कोरोना आया था तो कोरोना तुम वैक्सीन बना रहे हो, पलट पलट के आ रहा है, तुम दवाई खा रहे हो, पलट के आ रहा है और पलट के आ रहा है, इस तरीके से उसमें इवोल्यूशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी एविडेंसेस है तो अपन उसको थोड़ी नहीं बोल सकते। डायनासोर के रहने से जो अल्लाह की जो वो है वो डिसप्रूफ तो नहीं होती। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं आपने कोई जानवर नहीं बनाया, सिर्फ इंसान नहीं बनाया, नहीं ऐसा कुछ है क्या, नहीं। अल्लाह तो हमारे पास तो कई जानवर है, तुम एक मखलूक नहीं है, तुम तो बस एक ज़र्रा है बोले, ठीक है ना। चल अब तक मैं जीप में घुसने का नहीं अपने को, मार क्यों गया उसके तो ऊपर, तुम भी एक थेरी दे सकते हो उसके ऊपर फिर कोई ना कोई। चलो बात समझ तुम्हारे, ये क्या बोलना चाह रहा था, ये छोटे छोटे इनका बोलने का मतलब ये आ रहा है कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व कर ले रहे, तो ऐसा इवोल्यूशन अपने में भी होगा खुद से, ऐसा, ठीक। This is also true for microbes against which were employed antibiotics or drugs against eukaryotic organisms. Hence, resistant organism cells appearing in the less scale. तो बोलते हैं इनको जैसे अडाप्ट होने को साल नहीं लगे, चंद महीने चंद साल में हो गए, सेंचुरीज नहीं लगे। These are examples of evolution by anthropogenic action. ये रहता हूँ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या बोलते हैं, इंसानों के काम की वजह से इवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक बोले तो ये इंसान काड़ा करते ना, उसकी वजह से जो इवोल्यूशन आता है ना उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो इंसानों के काड़ा करने की वजह से इवोल्यूशन जो है उसको क्या बोल रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ द डिटरमिनिज्म। तो ये हमको ये बताता बोलते कि इवोल्यूशन एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ, देखो यहाँ पर है, अब डार्विन क्या बोल रहा था, डायरेक्ट प्रोसेस है, तुम जैसा तुमको जो नीड है उस हिसाब से इवोल्यूशन हुआ, तभी अब उसकी थ्योरी डिस्प्रूव हो रही। कौन सी, देखो, दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज़ नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस। वो एक सिम्थ में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई इवोल्यूशन इसी डायरेक्शन में चलेगा, जिस चीज़ की ज़रूरत तुम्हारे को है वही चीज़ तुमको मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, it is a stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in the organism। सिंपल बात है, अल्लाह जिसे चाहे इवॉल्व कर दे, अल्लाह जिसे चाहे ख़त्म कर दे। स्टोकास्टिक बोले तो यानी तुम कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में। देखो उसका मीनिंग देखो, बोले डिटरमिन क्या होता है, स्टोकास्टिक यानी रैंडम दिया, उसके बाद देखो डिटर्मिनिज्म क्या दिया, उसके बाद में डिटर्मिनिज्म, डिटरमाइन करना, तय करना है ना। तो तय यानी उसकी, अगर तुम डिटरमाइन करना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं कि उसकी डायरेक्शनल है कि नहीं है, देखो डिटरमिनिज्म अज़म है ना। तो इसे कोई इरादतन प्रोसेस नहीं है, जैसे तुमने इरादा कर लिया यार साले को अपने को पर होना, अब तुमने चालू कर दी खुद ही मारना, एक पैरी, दो पैरी, तीन पैरी, फिर पहला स्लैब, फिर दूसरा, तो ऐसा नहीं है फिर तुम्हारे में इवोल्यूशन हो जाएगा। तुम सोच के इवोल्यूशन नहीं ला सकते, फिर क्या है, रिजल्ट क्या निकला, फिर इतनी बड़ी थ्योरी पढ़े, रिजल्ट क्या निकला कि तुम सोचकर कुछ कर ही नहीं सकती इवोल्यूशन जैसा। कोई ना कोई चाहने वाला है, जो चाह लेगा तो बगैर सोचे समझे कुछ कर देगा, और जो चाह लेगा तो सोचकर कुछ कर लेगा, है ना। यानी उसको किसी की नीड नहीं है कि ज़रूरत होगी तभी इवोल्यूशन करूँगा, ज़रूरत नहीं होगी तभी इवोल्यूशन करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब कोरोना वायरस में इवोल्यूशन हुआ, ज़रूरत थी कुछ भी, अपने को कोई ज़रूरत थी उसकी, ये कोरोना को ज़रूरत थी, मिसाल अपने में इवोल्यूशन कर लेना करके नहीं हो गया। हाँ, अपन तो चाहते नहीं थे होना करके उसके लिए इवोल्यूशन, लेकिन हुआ फिर भी। तो ऐसा मसला है उसका। तो यानी सिंपल बोले तो कोई ना कोई चाहने वाला है, जो जब चाहता है, जो चाहता है वो कर लेता है, ठीक है ना। तो जो डार्विन जो फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे, वो बोल रहे थे कि एक डायरेक्शन में जाएंगे, जिन ऑर्गेनिज्म को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस प्रॉपर्टी से वो एकदम बेटर अडाप्ट हो जाएगा, उस डायरेक्शन में इवोल्यूशन होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी है क्या, नहीं है। तो इवोल्यूशन इज़ नॉट अ डायरेक्शनल प्रोसेस। तुमको पूछेगा वो इवोल्यूशन इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस और नॉट, तुम बोलेगे नॉट डायरेक्शनल प्रोसेस। तो कैसा है, स्टोकास्टिक, रैंडम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, फिर सिंपल, तो जो चाहने वाला कोई ना कोई चाहने वाला है, जो जब चाहेगा वो कर लेगा। स्टोकास्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस एविडेंस। अब चांस क्यों नहीं, चांस तो विच हो गया ना, एकदम से किसी ने चाह लिया तो हो गया, चांस एविडेंट
इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गन। अचानक म्यूटेशन हो गया, अचानक कोई चांस बाई चांस कुछ चीज़ हो गई जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो जाता है, ऐसा बोला। तो डार्विन ने 2 चीज़ें बोला था, इवोल्यूशन एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, जिस डायरेक्शन में यानी जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ निकलती है, वो चीज़ बनती है। जैसे इंसानों को अगर पर की ज़रूरत है तो पर फूटेंगे, ऐसा। दूसरी चीज़ डार्विन ने बोला था कि धीरे 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 होता कर। दूसरी चीज़ बोला था एकदम से नहीं होता। जैसे तुमको पर की ज़रूरत है तो तुमने बोले यार साला अपने को आज याद ही नहीं हो रहा, अपने को हाई आईक्यू की ज़रूरत है तो कल हाई आईक्यू नहीं आ जाएगा, उसने ऐसा बोला था। धीरे 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 आएगा, ऐसा। तो तुमने बोले आज अपने को पर होना है, कल उड़ के जाने का अमरावती जल्दी से पहुँचने का 2 घंटे में, क्या करते? तो आज पर फूट जाना तो कल नहीं फूटेंगे। पहले बोला था डायरेक्शनल है, दूसरा बोला था बहुत स्लो है बोला। तो ये दोनों भी चीज़ें डिस्प्रूव हुई। एक तो ये जो लाइन है लास्ट लाइन, इसमें मोटा मोटा बोल दिया लेकिन एक्चुअल में डार्विन की थ्योरी को डिस्प्रूव कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि नहीं ऐसा नहीं है, डायरेक्शनल भी नहीं है, यानी किधर भी हो सकता है, स्टोकास्टिक प्रोसेस, रैंडम है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ बहुत फास्ट होता है, एक ही झटके में ख़त्म। ऐसा नहीं कि थोड़ा 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 मिलियन साल, जैसे बंदरों को पहले पूछती फिर अपने को धीरे 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 चली, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक म्यूटेशन हुआ, पूरे के पूरे गायब। अचानक म्यूटेशन हुआ, एकदम चेंज हो गई स्पीशीज। अचानक म्यूटेशन हुआ, कुछ भी बन गया। अरे बस